का विस्तार निकालने के लिए दूसरा सूत्र दिया। यानी आचार्य महाराज एक सूत्र नहीं देते थे, जंगल में ऐसे वो टाइम नहीं जाता था उनका, है ना। वो एक एक चीज़ को समझाने के लिए मल्टीपल सूत्र देते थे, बहुत सारे। कोई कोई चीज़ जो इतने पेज मैंने पकड़ के रखे हैं ना, वो एक ही चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग मेथड है। यानी वो मैं सीधे ऐसे कर दूँगी, क्योंकि यहाँ वो स्क्रीन के बिना दिखेगा नहीं तो मैथ समझ में आएगा नहीं। तो हर एक चीज़ को समझाने के लिए वो बहुत सारी मेथड देते थे। तो उससे उनका ज्ञान का क्षयोक्षम कितना ज़्यादा था कि चीज़ों के आंसर लाने के लिए वो कैसे कैसे सूत्र दे देते थे, अलग अलग मेथड, जो अपन सीधी वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाते थे। तो इसमें बताया है कि आपको संख्यात योजन विस्तार वाले प्रकीर्णक बिल निकालने हैं। यानी अभी अपन ने क्या किया था कि असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल निकाले थे। तो उसमें श्रेणीबद्ध भी थे और प्रकीर्णक भी थे, दोनों का प्लस था। पर इसमें सिर्फ आपको क्या निकालना है कि संख्यात योजन विस्तार वाले प्रकीर्णक अलग से निकालने हैं। तो आचार्य महाराज ने सूत्र दिया कि जो बिलों की संख्या को अपन ने 5 से डिवाइड किया था, उसमें से इंद्रक माइनस कर दो, तो अपने आप क्या निकल जाएंगे कि इंद्रक जता रहे, राइट। तो अपने आप संख्यात योजन विस्तार वाले क्या मिल जाएंगे, प्रकीर्णक मिल जाएंगे, क्योंकि इंद्रक को हटा दिया। तो अब बाकी संख्यात योजन किस में था, तो प्रकीर्णक में था, तो वो आंसर मिल जाएंगे। तो उन्होंने दूसरी तरह ऐसा बता दिया कि आप अलग अलग तरीके से सेपरेट भी निकाल सकते हो। फिर उन्होंने दूसरा बताया कि असंख्यात योजन विस्तार वाले प्रकीर्णक बिल निकालने, तो आप क्या करोगे। तो आचार्य महाराज ने सूत्र दिया कि आपने जो अभी निकाला था कि बिलों की संख्या को अपन ने 4/5 से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, उसमें से आप क्या माइनस कर दो, श्रेणीबद्ध माइनस कर दो, क्योंकि श्रेणीबद्ध में असंख्यात योजन था और प्रकीर्णक में भी संख्यात असंख्यात दोनों था। तो अभी इसमें से आपने श्रेणीबद्ध माइनस कर दिए, तो अब प्रकीर्णक कौन से बच गए, सिर्फ असंख्यात योजन विस्तार वाले प्रकीर्णक बच गए, क्योंकि जो श्रेणीबद्ध असंख्यात वाले थे उसको हमने माइनस कर दिया। तो ऐसे करके हम सातों पृथ्वियों के आंसर अपन निकाल सकते हैं। तो इसमें निकाला है, जैसे पहला था कि बिलों की संख्या टोटल पहले नरक में 30 लाख है, तो 30 लाख को 5 से डिवाइड किया, राइट। जो आंसर आया यानी कितना आएगा, 6 लाख, है ना। 5 चौक 30 यानी 6 लाख, उसमें से 13 माइनस कर दो। 13 इसलिए माइनस किया कि पहले नरक में इंद्रक बिलों की संख्या 13 थी, तब 13 संख्यात योजन वाला माइनस થઈ गया। तो अब प्रकीर्णक में क्या बचा, प्रकीर्णक में संख्यात योजन वाले अपने आप बच गए, है ना। तो वो आंसर आया 5,99,987, राइट, क्योंकि हमने 13 उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से हम सभी का निकाल सकते हैं। तो ये सातों पृथ्वियों का आराम से आप लोगों को घर पे जाके होमवर्क करने का है ना। देखो असंख्यात में भी क्या करेंगे कि हमको प्रकीर्णक बिलों का असंख्यात योजन विस्तार वाले प्रकीर्णक बिल निकालने। तो आचार्य महाराज ने सूत्र दिया था कि जो बिलों की संख्या है उसको 4/5 से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो बिलों की संख्या कितनी थी, पहले नरक में 30 लाख थी, तो 30 लाख को 4/5 से करेंगे तो 24 लाख आ ही जाए, राइट। क्योंकि 5 छंग 30, 6 लाख, 6 × 4 24 लाख, बराबर 24 लाख થઈ જાય। હવે એમાંથી શું માઇનસ કરવાનું, क्योंकि हमको असंख्यात निकालना है, तो असंख्यात दूसरा किस में है, श्रेणीबद्ध में है। समझ में आयु, पहला संख्यात निकालना, तो संख्यात इंद्रक में था એટલે इंद्रक ने माइनस कर दीधું। अब असंख्यात किस में है, श्रेणीबद्ध में। तो जो आंसर है उसमें से श्रेणीबद्ध बिल हम माइनस कर दे। तो पहले नरक के श्रेणीबद्ध बिल थे 4,420, तो उतना माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया कि 23,95,580। तो ये हो गए पहले नरक के असंख्यात योजन विस्तार वाले प्रकीर्णक बिलों की संख्या, ऐसा। पर आचार्य महाराज ने ऐसा हर तरह से कर करके दिखाया है, राइट, कि आप तो करते रहो। अब जैसे आपको घर पे जाके करना है तो आपको मिनिमम 15 मिनट लगेंगे, और जैसे जिसको मैथ करने में थोड़ा टाइम लगता है तो उसको आधा 1 घंटा लग जाएगा, तो 1 घंटा उस बहाने स्वाध्याय तो करेगा, समझ में आए, तो उसका उपयोग शुभ में लगा रहेगा। और मैथ एक ऐसी चीज़ है कि आजू बाजू में धम पछाड़ा कितने भी होते रहे, पर मैथ में हमारा फोकस लगा रहता है ना।
यानी कितना भी आजू बाजू में होता रहे, पर जो गणित करने बैठा है, याद करना है कुछ, तो आपको शांति चाहिए। पर मैथ करना है तो आजू बाजू में होता रहे, पर फिर भी हम चाहे तो अपना उपयोग लगा सकते हैं। हाँ, वो बात है। यानी सीधी भाषा में कि अपन सही सही ट्रैक पर जा रहे हो तो अपने को बहुत मज़ा आती है। और नहीं भी आ रहा हो तो ऐसा लगता है कि ठीक है, कि करना है तो अपन करते रहेंगे तो लंबे समय तक हम अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगा सकते हैं, है ना। आखो दिवस कोई एम कहे कि તમે આત્માનું ધ્યાન કરો, तो आत्मा का ध्यान आप कितनी देर करोगे? एक सामयिक की समझो कि आपने 48 मिनट आत्मा का ध्यान कर लिया, પછી તો તમને થઈ જ જાય કે હવે સામયિક પૂરી થઈ ગઈ, राइट, है ना। अब मेनू बदलो, समझ में आया? अब क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो फिर आप कुछ ना कुछ करोगे कि स्वाध्याय में मन लगाओ या जाप में मन लगाओ, है ना। या फिर आप क्या करो, देव दर्शन में मन लगाओ, कोई स्तुति पाठ पढ़ने में मन लगाओ, कोई स्तोत्र पाठ पढ़ लिया। पर मन लगाने के लिए आपको नई नई चीज़ें चाहिए। तो नई नई चीज़ें यही है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, तिलोय परिणति त्रिलोक सार, कि और कोई भी करना नहीं होगा। आप जैसे अभी महेश भैया ने कर्मबंध और ये सब सिखाया, तो उसके लिए लंबे ऐसे 2-2.5 घंटे यूं ही निकल जाते, समझ में आया? कि अपने को लगता ही नहीं है कि इतना आपको 2-2.5 घंटे ध्यान नहीं लगा सकते। पंचम काल में इतना सहना नहीं है कि हम एक ही पोजीशन में इतना फोकस कर सके। पर पढ़ाई में मन लग गया तो कि बंद लगाएंगे, विच्छुति लगाएंगे, राइट, उदय लगाएंगे, फिर ये सब करते रहेंगे तो हमारा लंबे समय तक स्वाध्याय कर पाएंगे, तो हमारा विशुद्धि बढ़ेगी, हमारा मन एकाग्र होगा। तो इसलिए ये सब करना है ना। हमको कोई मतलब नहीं है कहाँ पे कितना है, पर हमारा उपयोग लगा रहेगा, ऐसा। ठीक है। अब नरक के बिलों का तिरछा रूप यानी जघन्य और उत्कृष्ट अंतराल, कि जो नरक है उसमें तिरछा कितना अंतराल है, तो संख्यात योजन वाले जो प्रकीर्णक बिल है उसमें जघन्य अंतराल है 1.5 योजन का, राइट। यानी अंतराल का मतलब एक बिल से दूसरे बिल का तिरछा अंतराल कितना है, तो 1.5 योजन का अंतराल है जघन्य, और मैक्सिमम 3 योजन का, कि एक बिल से दूसरे बिल का मैक्सिमम अंतराल होगा तो 3 योजन। और असंख्यात योजन वाले श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिल है उसमें जघन्य अंतराल 7,000 योजन का है, क्योंकि वो असंख्यात योजन वाले श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक है। और उत्कृष्ट अंतराल असंख्यात योजन है। और संख्यात नारकी जीव रहते हैं संख्यात योजन वाले प्रकीर्णक बिल में, और असंख्यात नारकी जीव रहते हैं असंख्यात योजन वाले श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिल में। जान सकते हैं, यानी अलौकिक ગણિત એના માટે આખું ભણવું પડે। हाँ हाँ ये बताए वो केवल, हाँ वो है स्टार्टिंग में ही तिलोय परिणति की गाथा है, उसमें आपने जो बोला ना वो चीज़ है, मैं बताती हूँ। हाँ ये इसमें पूरे डायग्राम बने, एक सेकंड। देखो संख्यात असंख्यात अनंत की जो डेफिनेशन दी है, चश्मा दे रहे आप पकड़िए ना, जो संख्या 2, 3, 4 आदि अंकों से प्रकट हो, यानी जिसमें 2, 3, 4 आदि यानी पीछे के सब, राइट, यह इंद्रियों से ग्रहण योग्य होती है, यानी आंखों से हम उन संख्या को देख सकते हैं, और अंकों व शब्दों से बताई जा सकती है, यानी हम काउंट कर सकते हैं कि इतने अंक बराबर ये संख्या है, राइट। जैसे अपन पूर्व का बोलते हैं ना, 84 लाख इंटू 84 लाख बराबर 1 पूर्व, तो हमने शब्दों से भी बोला और अंकों से करके भी बता दिया। तो ये सब हो गए संख्या। फिर आगे बताए संख्यात राशि मति शुद्ध ज्ञान का विषय है,
ये हमारा विषय है सभी का। शुद्ध केवली उत्कृष्ट संख्या तक जान सकते हैं। शुद्ध केवली वही वो उत्कृष्ट संख्या तक जान सकते हैं, वो हमारे क्षयक्षम का बाहर का विषय होगा। हाँ हाँ, ये હમણાં આગળ આવશે એટલે પહેલાં ડેફિનેશન વાંચી। उत्कृष्ट हाँ, यानी जिसका जितना क्षयक्षम उसका उतना समझ पाएगा। असंख्यात वह संख्या है जिसकी गणना संभव नहीं होती। अवधि ज्ञान व मनोपर्याय ज्ञान से जाने जाने वाली संख्या को भी असंख्यात कहते हैं। यानी अवधि ज्ञानी और मनोपर्याय ज्ञानी जीव जो संख्या जानते हैं उसको भी असंख्यात कह सकते हैं। जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसको अनंत कहते हैं। असंख्यात से भी ऊपर केवल ज्ञान गम्य संख्या, यानी असंख्यात से ऊपर जो केवली जानते हैं उस संख्या को अनंत कहते हैं। देवता अवधि ज्ञानी देव हाँ अवधि ज्ञान हो એટલે જાણી શકે જાણ શકે પણ નારકીન તો કુ અવધि જ્ઞાન હોય એમને તો 1000 કહીએ જીરો બોલે। हाँ, देवों की भी अपनी अपनी अवधि ज्ञान की लिमिटेशन है, तो जिसका जितना अवधि ज्ञान होगा उसके अकॉर्डिंग वो जान पाएंगे, है ना। हाँ, क्योंकि सबकी लिमिटेशन है, और जो घटाने पर भी समाप्त न हो उसे कहा जाता है अनंत, है ना। तो ये सब के अनंतनी डेफिनेशन अनंत। हाँ, यानी दिले पन्नति में ऐसा स्पष्ट लिखा है। फिर ये अनंत के भी दो भाग करे हैं, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत, है ना। तो सक्षय अनंत यानी वह राशि जो खर्च करते करते क्षय हो जाए, है ना। और अक्षय अनंत यानी वह राशि जो बिना आय के भी खर्च होते होते खत्म नहीं होती, ऐसा। इसका उदाहरण हमको बताया था मंदिर का घंटा, जितना भी बताते जाओगे उसमें से आवाज निकलती जाएगी, कभी उसमें से क्षय नहीं होगी। राइट। મંદિર નો ઘંટ તમે ચાર સુધી વગાડશો ગમે તેટલું આખી જિંદગી વગાડો એમાંથી અવાજ ન કરવાની એક કઈ નહીં થાય। સક્ષય में એટલે વિચાર આવ્યો। फिर हाँ उदाहरण हाँ, उसमें अब घंटा टूट नहीं सकता क्या। हाँ, पर आवाज तो आएगी। हाँ हाँ, यहाँ तो अपन कैसा लगता है कि फेविकोल का जोड़ नहीं उससे भी मजबूत जोड़ करके रखने का टूटे नहीं कभी बोले। हाँ, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इंद्रक बिलों के आश्रित श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या, यानी एक इंद्रक बिल के आश्रित कितने श्रेणीबद्ध बिल है। प्रथम से अंतिम पृथ्वी के प्रत्येक पटल में दिशा और विदिशाओं में श्रेणीबद्ध बिलों की कितनी संख्या है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल अपन स्टार्ट करते कि प्रथम नरक के प्रथम पटल में श्रेणीबद्ध बिलों की कितनी संख्या है। तो दिशा में 49 पटल है, राइट। यानी दिशा में गिने तो 49 कुल इंद्रक बिल है। कल अपन ने गिने थे ना 13, 11, 9, 7, 5, 3। हाँ, तो એટલે 49 કેવી રીતે आया, राइट। तो 49 इंद्रक बिलों का प्लस किया तो 49 आया, ठीक। अब हाँ, इंद्रक कुछ प्लस किए थे ना 13, 11, 49, 49 कैसे आए थे। तो सारे इंद्रक बिलों का प्लस था 49, है ना। 49 अब चारों दिशा में गिनेंगे तो 49 × 4 तो 196,
क्योंकि एक इंद्रक बिल के चार दिशा में एक एक गणिया 49 इंद्रक बिल है, तो चारों दिशा के मिला के 196, और विदिशाओं में 48 होते हैं, विदिशाओं में 48, तो 48 इंटू 4 तो થઈ જાય 192 बराबर। अब 196 और 192 ने प्लस कर दो तो થઈ જાય 388, तो ये हो गया कुल श्रेणीबद्ध बिल, यानी 300 क्या बोला 88 क्या है 388, 388 राइट ऐसे। अब प्रथम पृथ्वी के पहले पटल से लेकर सप्तम पृथ्वी के अंतिम पटल तक हर दिशा और विदिशा में क्रमशः एक एक श्रेणीबद्ध बिल कटते जाते हैं, राइट। यानी पहले पटल में जो श्रेणीबद्ध बिल होंगे वो दूसरे पटल के श्रेणीबद्ध बिल एक एक कम होते जाते हैं। ऐसे कहाँ तक, तो अंतिम पृथ्वी के अंतिम पटल तक, है ना। फिर क्या लिखा, सभी 8 दिशाओं में यानी 4 दिशा और 4 विदिशाओं में एक एक बिल कम होते रहते हैं और अंत में केवल 5 बिल रह जाते। अपन ने कल पढ़ा था ना, एक इंद्रक और 4 दिशाओं के 4 श्रेणीबद्ध, 7वीं पृथ्वी में सिर्फ इतना ही बचता है। तो ये कैसे हुआ, ये अपन मोटा मोटा तत्व सूत्रों में पढ़ लेते कि बीच में एक इंद्रक 4 दिशाओं के 4 श्रेणीबद्ध, टोटल 5। पर इसमें फिर मैंने करके देखा कि हम एक एक कम करते हैं तो सही में 5 बच जाते हैं, तो 5 बच जाते हैं, है ना। तो वो कैसे किया, तो पहले पहली पृथ्वी लिखी और उसमें 13 पटल है, राइट। तो मैंने 13 नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर पहले में अपन ने लिखा 49 पटल टोटल, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 196 आए, बराबर। अब क्या बोला, एक एक कम करना, तो फिर एक कम किया यानी 48 इंटू 4 तो कितना दे जाए 192। फिर तीसरे पटल में फिर एक कम किया 47 इंटू 4, ऐसे कम करते करते 13 नंबर के पटल में आई जाए 37। એટલે આપણે 49 થી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, રાઈટ। એક એક માઇનસ करने का, तो 13 माइनस करो 49 में से तो कितना बढ़े 37, तो लास्ट में आएगा 37 इंटू 4 और उसका आंसर आया 148। હવે જે બધા આન્સર આયા હતા हैं वो વિદિશા में 36, કારણ કે 48 થી ચાલુ કરીશું એટલે બરાબર। આ 49 થી કર્યું એટલે 49 48 એવી રીતે કર્યું, બરાબર ને। એટલે એ બધાના આન્સર આયા, જેમ 196 192 188, हर एक पटल का एक एक कम करने के बाद जो जो आंसर आए उन सबका प्लस किया तो प्लस आया 2236, बराबर। પછી આપણે વિદિશાઓનું સ્ટાર્ટ કર્યું, तो विदिशा में 48 से स्टार्ट होता है, तो 48 इंटू 4 47 इंटू 4 एम करता करता 13 पटल तक आएंगे, तो लास्ट में आएगा 36 इंटू 4, बराबर। तो उन सबका आंसर आया 2184। अब इन सब का प्लस किया तो हो गया 4420। तो अपन ने निकाला था ना वो कि श्रेणीबद्ध बिल कितना होए, तो आई गया 4420। तो अपने को ऐसा लगता है कोई भी चीज़ ऐसे फेक होगी, पर कितना व्यवस्थित है, बस वो समझना होता है और थोड़ा पुरुषार्थ करके करना होता है। यानी आराम से बैठ के इतना सारा लिखने में टाइम तो लगता है, पर लिखा तो लास्ट में आ गया कि श्रेणीबद्ध बिल कितना है पहला नरक में, तो 4420। तो कैसे निकाले, तो 4000 चारों दिशाओं के एक एक कम करते गए और चारों विदिशाओं में एक एक कम करते गए और 4 दिशा 4 विदिशा એટલે 4 4 से मल्टीप्लाई किया, બધાનું પ્લસ કર્યું લાસ્ટમાં 13 પટલનું, એટલે લાસ્ટમાં આન્સર આવી ગયો 4420। પડી ખબર, समझ में आया है ना। ये पहले नरक की बात हुई, राइट। ऐसे दूसरे नरक के तीसरे नरक के, है ना, क्योंकि देखो पहले नरक में 13 पटल थे, तो हमने 13 पटल की दिशा और विदिशा का निकाला, दोनों का प्लस किया तो हमको क्या मिल गया 4420 श्रेणीबद्ध बिल मिल गए। अब दूसरे नरक में कितने पटल हैं 11, 13 में 2 ओछा करवाना, 2 ओछा ज करवाना है, राइट। तो 11 पटल है। अब 11 पटल है, लास्ट हम अटके थे 37 पर, 37 पर अटके थे। अब 36 से स्टार्ट करेंगे और कम करेंगे तो 26 तक आएंगे, राइट। तो एनो आंसर आए 1364।
એટલે સંતોષભાઈ બધાની જોડે 4થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું. આપણે ત્યાં લાસ્ટમાં 37 × 4 કર્યા હતા. અહીંયા 36થી સ્ટાર્ટ કરવાનું, એક ઓછું કરવાનું, અને 11 પટલ છે એટલે અમારો લાસ્ટમાં આવશે 26 × 4. અને જે आंसर है બધાનું પ્લસ કર્યું તો 1364, राइट. फिर उसके बाद विदिशाओं का करेंगे, दिशा का हुआ. अब विदिशा में एंड हुआ था 36 से, तो यहाँ 35 से करेंगे. तो वो करते करते लास्ट में आंसर आया 1320. तो यदि 1364 प्लस 1320 तो 2684 आई जाए. અને અહીંયા આપણે જે कॉमन चार्ट बनाया तो जो कॉमन चार्ट बनाया था उसमें लिखा है कि दूसरी पृथ्वी में श्रेणीबद्ध बिल कितने हैं, तो 2684. तो एक कॉमन चार्ट पहले हमने बना लिया. फिर उसके बाद टैली करने के लिए एक एक सेपरेट करके देखा कि ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है. यानी आगम की बात तुम कहीं से भी घुमा करके देख लो, परफेक्ट आंसर आएगा. यानी कोई बोल नहीं सकता कि नरक नहीं है, राइट. क्योंकि इतना मैथमेटिकली प्रूव किया हुआ है कि इस तरह से हो जाता है. फिर तीसरी पृथ्वी में किया तो तीसरी पृथ्वी में कितने बिल हैं, 13, 11 ने 9, बराबर 9 आवे. એટલે આપણે 26 से अटक्या था दिशाમાં, तो 25 से स्टार्ट करेंगे, राइट. 25 से स्टार्ट हमने किया तो फिर लास्ट में आ जाएगा, एक मिनट, हाँ बराबर. तो उसका टोटल आंसर आया, गलती से बराबर. तो लास्ट में 17 आया और उसका टोटल आया 758. फिर 24 से स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ 25 पे अटके थे अपन, तो 24 से स्टार्ट किया और 9 पटल है तो लास्ट में 16 पे पूरा हो जाएगा. तो 720, तो 758 प्लस 720 1476. तो ऐसा सब करते गए तो लास्ट में हमारा बच गया 7वें पटल में सिर्फ बचा 4 × 1, કારણ કે એક જ ઇન્દ્રક છે એટલે 4, બરાબર. અને વિદિશાઓમાં તો છે જ નહીં, तो 0 हो जाएगा. 4 × 0 तो 0, तो 4 ही टोटल उसका योग आएगा. श्रेणीबद्ध बिल 4, एक इंद्रक के रिलेटेड श्रेणीबद्ध बिल 4 है, ऐसा. तो ये पूरा अपन आराम से प्रूव कर सकते हैं. ठीक. अब इसको क्या किया, એટલે થોડું બધાને ટફ લાગતું હશે, ગણિત છે અને કંઈ સામે દેખવાનું ના હોય ને, એટલે હું ખાલી જવાબ દઉં છું. પણ આ एक ये मैं जाने ही देती हूँ, बस एक बार ये इसलिए पढ़ लिया कि अपने को विश्वास हो जाए कि आचार्य महाराजों ने जो सूत्र दिया है कि भाई एक एक पटल कम करते हर एक पटल में एक एक कम करते जाओ. यानी 49 से स्टार्ट किया, आपको कम कम करते जाना है. दिशा है तो 4 से मल्टीप्लाई, विदिशा है तो 4 से मल्टीप्लाई, जो आए उसका प्लस करो तो आपको हर एक पटल के टोटल श्रेणीबद्ध बिल मिल जाएंगे, राइट. ऐसा हमने 7वें नरक तक कर दिया. अब इसमें क्या लिखा, 7वां पृथ्वी के प्रथम से अंतिम पृथ्वी के प्रत्येक पटल में दिशा विदिशाओं में श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या. तो उसमें जैसे अपने इंद्रक बिल तो पता है 13, 11, बराबर, वो वाला तो 49 हो जाएंगे. अब प्रथम पटल की प्रत्येक दिशा और विदिशा में, तो दिशा में 49 थे और विदिशा में 48 थे. ऐसे मैंने सबके स्टार्टिंग लिख के एक कॉमन चार्ट बना दिया है ना. यानी हर तरह से लिखा. हाँ, એટલે 49 અને 48, બરાબર. પછી પહેલામાં 36થી ચાલુ થયું હતું અને ઓલામાં 35થી, ઓલામાં ત્રીજા નરકમાં 25થી સ્ટાર્ટ થાય અને 24 પૂરું થાય, એટલે વિદિશા 24. फिर 16 से स्टार्ट होगा क्योंकि हम उतने इंद्रक बिल, अरे पटल इंद्रक बिल कम करता जाइए. तो लास्ट में 1 અને 0 बची जाए. एक इंद्रक बिल और प्रकीर्णक बिल 0, श्रेणीबद्ध बिल 1 और इंद्रक 1 और श्रेणीबद्ध 4, बराबर ना. तो लास्ट में दिशा विदिशाओं का मिलके यहाँ पे टोटल कर दिया. तो ऐसे अलग अलग तरह से किया हुआ है, जिससे आचार्य महाराज ने भी अलग अलग तरह से किया है, पर उन्होंने चीज़ें डायरेक्ट लिख दी थी थियरी में कि તમે એક એક ઓછો કરો એટલે આવો આન્સર આવી જશે. પણ થોડા ટફ થાય સમજો કેવી રીતે ઓછો કરો અને કેવી રીતે આવશે. તો આપણે પ્રેક્ટિકલી કરીએ ને તો જ ખબર પડે અને આપણને વિશ્વાસ આવે કે અમે પ્રોપર ટ્રેક પર જઈએ છીએ,
वहाँ तो सीधी थियरी लिखी होती कि आप एक एक पटल में से एक एक कम करें। ने मुझे याद है कि ये समझने में मुझे भी देर लगी थी, यानी वो थियरी उत्कृष्ट लेवल की होती है और अपना लेवल क्षयक्षम थोड़ा कम होता है तो थोड़ी देर लगती है वो थियरी समझने में। फिर संतोष भैया आचार्य महाराज ने तीसरी मेथड बताई, यानी इसी चीज़ को समझाने की। देखो, इंद्रक सहित अभी तक क्या निकाला अपन ने, इंद्रक का आश्रय लेके श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या निकाली। अब इंद्रक सहित श्रेणीबद्ध बिलों का प्रमाण निकालने की विधि, पहला अपन ने खाली संख्यात योजन ने असंख्यात योजन अलग अलग निकालता શીખવાડ્યું કે કેટલા સંખ્યાત યોજનવાળા છે, તો આપણે ઇન્દ્રક લીધા અને પ્રકીર્ણક સંખ્યાત યોજનવાળા એક સાથે લીધા। પછી એમણે असंख्यात सिखाया, तो असंख्यात में अपन श्रेणीबद्ध लिए और प्रकीर्णक असंख्यात वाले लिए, वो ऐसे करके निकला। फिर आचार्य महाराज ने एक इंद्रक का हर एक पटल में कितने श्रेणीबद्ध बिल होंगे वो सिखाया, दिशा और विदिशा का। अब इंद्रक और श्रेणीबद्ध दोनों को कंबाइन निकालने की मेथड सिखाई उन्होंने। तो ईस्ट यानी आपको कौन सा इंद्रक चाहिए, कौन से नंबर का चाहिए, राइट, यानी कौन सा ढूंढना है। तो ईस्ट इंद्रक सहित श्रेणीबद्ध बिलों का प्रमाण। अब आपका ईस्ट इंद्रक, सपोज आपको चौथे नंबर का इंद्रक है जो, उसका निकालना है, तो सूत्र दिया कि जो चौथे नंबर का इंद्रक है उसमें से एक को माइनस करो, राइट। तो ये सूत्र दिया, तो 4 में थी 1 जाए तो 3, उसको 8 से गुणा करो 24, राइट। और फिर क्या लिखा, प्रथम पृथ्वी के प्रथम पाथड़े, पाथड़े का मतलब पटल, प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में इंद्रक सहित श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या। तो वो इंद्रक सहित श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या प्रथम पटल में आती 389। ये आगे किया हुआ है, वहाँ से अपन देख सकते, राइट, इसलिए ये करना ज़रूरी था। એટલે આ બધાની સિક્વન્સ સેટ કરવામાં મારા પાણી આવી ગયું હતું કે अब आचार्य महाराज तो ऐसे डायरेक्ट सूत्र दे देते, अब आग लावाना क्या थी 389, राइट। तो 389 तभी आ सकते जब हमने ये किया है, तो यहाँ से हम देखकर वहाँ लिख सकते। तो पहले ही मैंने जाने दिया था कि आ બધું શું છે, આ બધું तो एम થઈ જાય, फिर ये करने के लिए लिखना पड़ा। तो ये 389 लिखा तो लास्ट में आंसर आ गया 365, यानी अब अपन इसमें चेक कर सकते हैं कि चौथे पटल के इंद्रक सहित श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या। तो चौथा पटल, राइट, उसमें श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या ये 364 और एक इंद्रक तो 365। तो ये आंसर देखो, मैंने बोला ना आचार्य महाराज पहले अच्छी खासी मेहनत कराएंगे और फिर सूत्र दे देंगे कि सूत्र में लिखो आंसर आ जाएगा। तो पहले तो अपन को ये करना ज पड़ेगा, तो उसमें बस लिखते जाओ आपको कौन से नंबर का इंद्रक लेना है, लेते जाओ और उसमें वैल्यू पुट करते जाओ, तो आपका आंसर डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्ट आ जाएगा। फिर हाँ माता जी बोले ये जो मेथड है वो एग्जाम में पूछने के लिए, सूत्र याद रखो। कोई परीक्षा भी नहीं देगा, भूल जाएंगे। चार बार અને 10 જ મહિને में 4 दिन आती है, વીકમાં 1 દિવસ લગભગ, એટલે એ લોકો ડે એ લોકો ડિસાઇડ કરી દે છે જે ટીમ મેનેજ કરે। और 10 पेज આવે એક એક્ઝામમાં, 10 पेज, એટલે એટલે એની PDF शेयर करे છે। जे लोग बुक आम इजी रहे, देख के लिखना इजी होता है, वो मोबाइल में थोड़ा टफ तो हो ही जाता है, पर फिर भी 10-10 पेज की PDF भेजते हैं, तो वो पढ़ने का। और ओपन बुक है कि आवा सूत्र याद ना रहे, पर आप देख के पढ़ोगे तब तो लिखोगे, चोरी करना इजी नहीं होता है ना, उसके लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो वो पहले 10 पेज पढ़ेगा, फिर उसको ओपन बुक एग्ज़ाम है तो उसको देख के लिखना है। ओपन बुक एकदम सबसे अच्छी, हमसे कुछ कहते तो ऐसा नहीं रहे कि मैं जो पढ़ा मैं देख सकता हूँ। सही बात है, स्ट्रेस नहीं आता। आज हमने एक पन्ना पढ़ा, अब आपने सवाल पूछा, पुस्तक बंद करके अभी विचार करना पड़ेगा क्या पढ़ाएंगे। ओपन बुक में कम से कम ऊपर से नीचे देख के सकते हैं कि हाँ चीज़ ये ऐसी। और इसमें क्या इतना सारा मैथ भी है ना, इसलिए ओपन बुक रखिए, नहीं तो व्यक्ति स्वाध्याय करने से अटकेगा, है ना। फिर आचार्य महाराज ने दूसरा सूत्र दिया इसी को निकालने का, इंद्रक सहित श्रेणीबद्ध बिलों का प्रमाण निकालने की विधि। दूसरा सूत्र दिया कि
जो कुल प्रतर प्रमाण संख्या है यानी कुल प्रतर प्रमाण यानी टोटल प्रतर पटल पाथड़े, यानी मैंने हर जगह अलग अलग शब्द लिखा जिससे हमको याद रहे कि पाथड़े शब्द भी आए तो भी पटल समझना है, प्रतर आए तो भी समझना है, पटल आए तो भी समझना है। तो टोटल प्रतर की संख्या कितनी है अपने पास? टोटल पटल कितना संतोष भाई? 49 बराबर। उसमें से ईस्ट इंद्रक का प्रमाण आपको कौन सा निकलना है? सपोज चौथा, राइट? अरे પણ અભી એમાં આન્સર છે ને એટલે ખબર, પછી કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે એટલે. હા, 49 - 4 બરાબર. પછી એને 8 से તમે મલ્ટીપ્લાય કરો, જે આન્સર આવે એને. 45 × 8 કેટલા થાય? 360, રાઈટ? એમાં 5 પ્લસ કરો, આવી ગયો આન્સર. એટલે પહેલાં અમે આટલા બધા ચાર્ટ बनाया है, 2-3 पेज भरीने आवा चार्ट बनाया. अब आचार्य महाराज ने सूत्र दे दिया कि तुम्हारा टोटल प्रतर है उसमें से इंद्रक माइनस करो, जो आंसर आए उसको 8 से गुणा करो और उसमें 5 का प्लस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. यानी कितने ज्ञानी थे आचार्य, કેવા મસ્ત સૂત્ર આપ્યા. એટલે આવા સૂત્ર બનાવવા એક ચેલેન્જ છે કે નહીં? એટલે આપણે આપણને સपोज इंजीनियरिंग पढ़ी तो अपन ने कितने सूत्र याद किए, तो भी इतना फटाफट नहीं आता था. अब आचार्य महाराज ने दूसरा सिखाया, यानी तीसरी मेथड इसी चीज़ की. એટલે માતાજી તો बहुत કંટાલ ગઈ હતી કે તું જીવનમાં એક ही ગ્રંથ સિખાएगी क्या? બધી જ મેથડો એક મેથડ કરીને છોડી દે ને ભાઈ, આન્સર આવી ગયો ને હવે બધી કેમ કરવી પડે, પણ મેં એકઈ છોડી નહીં. विवक्षित पटल के इंद्रक बिल. विवक्षित यानी आपको कौन से पटल चाहिए, तो अपन चौथा ही रखते हैं, एक ही बात है, इसलिए मैं फिर अलग अलग शब्द यूज़ करा है हर जगह जिससे व्यक्ति को याद रहे. तो जैसे चौथा पटल के इंद्रक बिल प्लस विवक्षित पटल के श्रेणीबद्ध बिल, तो चौथा पटलना श्रेणीबद्ध बिल, तो चौथा पटलना श्रेणीबद्ध बिल 364 है ना? अरे हाँ 364 है. और चतुर्थ पटल का इंद्रक बिल, जो चतुर्थ पटल का इंद्रक बिल है 1. हाँ ના પણ એ તો ચોથું પટલ એ ના કહેવાય, 13માં 13, હા એ ગણવા એક જ આવે એમાં તો એ, કારણ કે હરેકમાં ઇન્દ્રક બિલ તો એક જ હોય ને, એટલે 1 तो 364 + 1 365 डायरेक्ट आंसर. એટલે जैसे जैसे आगे की मेथड होगी ना वो और इजी होगी. इन्होंने क्या बोला, चौथा पटल का इंद्रक बिल तो एक જ આવે, રાઈટ? અને શ્રેણીબદ્ધ બિલ કેટલા છે તો 364, એને પ્લસ કરો તો તમને મળી જશે. हाँ बेनी संख्या करी. दूसरा जो हमने पढ़ा वो उसमें ऐसा था कि टोटल प्रतर की संख्या है 49, सातों नरकों की, बराबर. उसमें से आप ईस्ट इंद्रक का प्रमाण माइनस करो, है ना? एमा 8નો गुणा करो. आ करे ने अंकले तो एम ज कर दीधो एमने, एमांथी 4 माइनस એટલે 45. 45માં 8નો ગુણા, એ સૂત્ર જ છે, અને એમાં 5 એડ કરો बस. हाँ फिर उन्होंने दूसरा एक और सूत्र दिया पांचवी मेथड, इसी चीज़ को निकालने की पांचवी मेथड. तो क्या लिखा, इच्छित पटल की इंद्रक की प्रमाण की संख्या = यानी चौथे पटल का इंद्रक निकाल रहे अपन, तो संपूर्ण इंद्रक पटल संख्या बराबर माइनस उद्दिष्ट, यानी उद्दिष्ट का मतलब कि जो आपने श्रेणीबद्ध और इंद्रक का जो प्लस किया, राइट? यानी 365, तो 49 में से माइनस પછી એક બ્રેકેટ ઉદ્દિષ્ટ 365 में से 5 माइनस करो, એટલે 360 એને 8થી ડિવાઈડ કરો 45, રાઈટ? એટલે ઉલટું કર્યું, 49 - 45 = 4. એટલે આ તમને નીકાળ્યું ઉલટું. આપણે ગણિતમાં કર્યું ને કે 12 - 6 = 6, તો 6 + 6 = 12, એવું કર્યું આ. એટલે ઉલટી રીતે કરીને આચાર્ય મહારાજે બતાવ્યું.
जंगल में ऐसे ही टाइम पास नहीं किया था, जंगल में रह के भी उन्होंने ऐसी साधना की थी। अपने पास तो सिर्फ 5 है, उन्होंने तो कितने प्रकार से लगा दी होगी, आप ये समझो। એની આટલી 5 મેથડ બતાવી દીધી, બરાબર. પછી આ તો આપણે પહેલાં આ શું નીકળ્યું, इंद्रक सहित श्रेणीबद्ध. अब आगे क्या बोला, प्रथम आदि पृथ्वियों के श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या निकालने की विधि. अब खाली શ્રેણીબદ્ધ બિલોને નીકાળવાની. અત્યારે આપણે ઇન્દ્રક પ્લસ શ્રેણીબદ્ધ કર્યું એટલે 365 થયા. એક ઇન્દ્રક ને 364 श्रेणीबद्ध એટલે 365. હવે खाली श्रेणीबद्ध निकालने की विधि. तो उन्होंने ऐसा सूत्र दिया कि भूमि प्लस मुख अपॉन 2 और पद, पद यानी कितना गच्छ है. तो भूमि इन्होंने किसको गिनी कि जो सबसे पहला आंसर होता है ना उसको भूमि गिनी. यानी सबसे पहला आंसर का मतलब कि जैसे 4 दिशा અને 4 विदिशा એટલે 49 इंटू 4 किया था तो हमको दिशा ना आंसर मिला 196 आंसर मिला. और विदिशा में 48 इंटू 4 किया था तो आंसर मिला था 192. तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो 388 થઈ જશે. 196 प्लस 192 तो 388. अब आचार्य महाराज ने क्या बोला, उसको भूमि कहते हैं. जो फर्स्ट पटलનો आंसर होए वो भूमि हो गई. और मुख किसको बोलेंगे, जो लास्ट पटल का आंसर होगा. यानी 13 पहला नरक में 13 पटल है तो 13वा पटलનો आंसर आमा છે. एक मिनट 13वा पटल का आंसर है 37 इंटू 4 यानी 148 और 36 इंटू 4 तो 144. ये બેનો પ્લસ કરીએ 148 પ્લસ 144 તો કેટલા થાય 29. વેરી ગુડ, શું મેથ છે દેખો. એટલે પહેલાંના લોકોને કેલ્ક્યુલેટરની જરૂર નથી. અરે પહેલાંના લોકોને ઘડિયા સારા આવડતા હતા. मैं कीधु के 37 इंटू 4 ओके. माताजी पूछे कैसे. कोई भी संख्या बताइए, जैसे 2 अंक की 3 अंक की, कोई भी जैसे 2 संख्या आपने बताइए 75 और 47. तो पहले 5 और 7 को छोड़ दो, 7 से 4 का गुणा कर दो, 7 चौक 280 हो गया, 75 गुणिया 47. तो पहले 5 और 7 को निकाल दीजिए, इकाई को निकाल दीजिए. ढाई का कितना हुआ, 7 और 4 हुआ तो 7 चौक 28, 280 हो गया. और 5 और 7 35, 280 में 35 और 315. ओह, पर मुझे ऐसा लगता है पुराने लोगों का जो मैथ करने की स्टाइल बहुत अच्छी थी. और आज के बच्चे क्या करते हैं बताए, कैलकुलेटर. यानी उनको 10 प्लस 5 करना था तो भी पगले कैलकुलेटर खोलते हैं. और इसमें भी जिसने दुकान चलाई हो ना उसका गणित पक्का होता है, क्योंकि लेना देना रहता है ना, 10 की नोट में कितना वापस देना क्या करना. नहीं तो पहले के लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते थे ना. कहो देखो बोलो. अब माता जी को कोई संख्या है वो करके बताएं. देखो वो ईश्वर का बोलो ना. दो डिजिट की कोई भी संख्या दीजिए आप. એટલે હું કરું 35 इंटू 35 કરવાનું છે, બરાબર. તો 5 5 બાજુમાં મૂકી દેવાના, 3 તરી 9 ખાલી 9. અને પછી 0 લગાવી દેવાનો 90. નહીં, હા 30 માં તો 9 ની પાછળ મૂકવાનો ને. હા 9 ની પાછળ 9 0 અને પાયો પાયો 25 એટલે 90 પ્લસ 25 એવું. એક મિનિટ. હા હા हाँ 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 9 થયું. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. 30 ગુણ્યા 30. હા હા એટલે 900. અરે મેં જે એક 0 ઓછો લગાવીને પાયો પાયો 25 એટલે 925. 30 એટલે 3 તરી 9 થયું એટલે 900 થયું. હા હા હિન્દી બોલો. 35 है तो 5 को छोड़ दीजिए पहले. 35 जीरो लगाने का फिर. हाँ पहले 35 है. हाँ, और नीचे भी आप 35 ले रहे हो तो 25 कर लो इसको. और 3 3 9. बाकी कितने ए 9 लिया उसके 9 2 0 આવશે ને क्योंकि दशम का आंकड़ा है इसलिए 900 आया. और 900 और 25 तो 925. पर हाँ किसी भी संख्या का प्लस करना हो ना तो सबका संख्या नहीं करने का, 1 से 9 तक आपको प्लस
टाइम अपने डबल Right. में भी, ट्रिपल में भी, ચાર में भी. એટલે આપણને તો આવી ઇઝી મેથડ શીખવાડી જ નથી. ના, મારા છોકરાની છોકરી છે એને અમે તો વધારે નહીં શીખવાડતા. 1 થી 9 નો સરવાળો કરતું ખાલી બસ. અને અમે રમત શીખવાડી છે. રમતો હોઈએ હા એટલે પૂછો 9 ની છોકરી હતા. 15. હવે છોકરી કેવી शिकवाई कोई भी दो क्रमिक संख्या हो तो कोई भी एक ले लेने की छोटी वाली जैसे 7 और 8 का सरवाळा कितना होगा प्लस 7 दूनी 14 एक बोला तो 15 हो जाएगा. कोई भी दो क्रमिक યસ संख्या યસ હા क्रमिक ક્રમિક 7 અને 6 હા કેટલું થાય 18 24 6 નો ગુણાકાર કરો 6 તો 12 થાય 12 અને એક ઉમેરી દે એટલે 13 થઈ ગયા. 13 થાય તમે 10 પર પૂછો માતાજીને બોલો 32 रुपए फुट नहीं का धाना पक्की हो जाएगी इसकी. और अब तो हर काम पता है ये एआई से पूछते हैं. नहीं 32 + 33 भी करना तो जेमिनी खोलेंगे फिर लिखेंगे 32 + 33 એટલે પાગલ એટલે બુદ્ધિનું લેવલ ઓછું થઈ જવાનું. મજા આવી હો. અને દરેકનો જવાબ પણ છે. દાખલા તરીકે તમે 45 ને 4 થી ગુણાકાર કર્યો. એક મિનિટ છે 45 ને 4 થી गुणाकार કર્યો. सुन 180 डिग्री 360 हुआ तो 5 और 4 कितना हुआ 9 9 हुआ हाँ 9 को 4 से गुणा करो तो 36 हुआ 6 और 3 कितना हो गया 9 9 हुआ हुआ और 360 में पड़ा तो प्रश्न होगा तुम वहीं बैठे बैठे कर सकते तो मेरा गुणाकार सही है कि गलत है. राइट. सपोज फिर से बताऊं मैं हाँ हाँ આમ જો અંકલ સરસ બતાવે છે. आपको 24 में 3 का गुणाकार करना समझ लो. हाँ. तो 24 3 72 है सबको मालूम है. हाँ तो 4 और 2 कितना हुआ प्लस करो 6 हुआ 6 हुआ बराबर है. और 6 को 3 से गुणा करो 18 हुआ. हाँ 8 और 1 9 9 7 और 2 जो आपका जवाब आ रहा था 9 9 में टेढ़ी टेढ़ी हो गया आपका जवाब सही है. सही है. खबर पड़ी मैं जब तक कॉपी पेंसिल से ना करूँ तब तक ना पढ़े. એ किससे माने जी सवाल શું ને અહીંયા વિચારવાનું. सुनो हमारा 11 दूनी 22 होता है ये तो सहला है. तो 1 और 1 कितना हुआ 2 2 हुआ. नीचे आई और गई अपन को 2 से गुणा करने का है तो कितना हुआ 4 2 और 2 4 हुआ और 22 को प्लस करो तो 2 और 2 4 हुआ आपका जवाब सही है. ऐसा प्लस में भी होता है कितनी भी बड़ी डिजिट संख्या हो सबका हमें प्लस 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 करके छिला आपको उसको निकाल लेने का. आपका अगर वो दोनों सीधा होता हो तो दोनों से निकलता है. મજા આવે. हमारा जो कॉमर्स के अंदर पाठ्य सर्वे तुमको आप पता कॉमर्स है भी आता है? अकाउंट जी जी हाँ. હા એટલે तो उसका व्यापार खाते नफा नुकसान खाते और पाका सर्वे लिया किसी का आंसर मिले नहीं मेरा मिलता था दोनों प्लस में नहीं मिलता था भले खोटा मिले पर दोनों के छेड़े मिल जाते किसी को दोनों छेड़े प्लस नहीं होते. मैं तो बैंक नहीं अच्छी थी गणित अच्छी थी. मेरा तो अच्छा नहीं था इसलिए मैंने साइंस लिया. તો સાયન્સમાં મેથ ના જુઓ. इतना नहीं है. पर बेसिक जिसके बच्चे होंगे तो आज की तारीख में मेरा खुद का अनुभव कहता है जिसके भी बच्चे होंगे बेसिक अच्छा है. और 3-4 साल तक थोड़ी मेहनत कर दो बच्चे के पीछे और जिसका बेस मजबूत होता है ना उसकी नींव बहुत मजबूत होती है. બિલ્ડિંગ મજબૂત હોય. अरे पर आजकल वो पेरेंट्स को भी आपने जो बोला ना भले इतना इजी है पर नहीं आता है. तो माता जी उनके साथ इनका जैसा बनना पड़ता है. किसी भी बच्चे को छोटे को बोले चल पढ़ेगा बोले नहीं पढ़ने का बस बोले चल खेलते हैं तो तैयार हो जाते हैं. अब उसको थोड़ा एक दफे खिलाने का फिर बोलने का देख मैं थक गया हूँ अब वो थोड़ा पढ़ते बोले हाँ थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा पढ़ा फिर करने का और खेल भी ऐसा खेलेगा इजीली आँख बंद करके ताली पाड़ में तेरे को पकड़ने के लिए आता हूँ अपन को मालूम पड़ जाएगा कि वो सामने वाला खड़ा उसको पकड़ने जाने का. आने के बाद रमता ગમત ગમત સાથે જ્ઞાન. ज्ञान म्हणजे गम्मत સાથે નું જ્ઞાन હોય ને જિંદગીમાં કદી ભૂલાય નહીં. वो Right. खेल भुलाई जैसे રાઈટ રાઈટ. अभी माता जी इतना सारा पढ़ा रहे तो मैं कोई ना था मोक्ष जाने के लिए अष्टमात्रिका का जरूर है खाली 5 समिति और 3 गुप्ति अगर इसका आपको ज्ञान है तो आप मोक्ष जा सकते हो. इसके बिना आप मोक्ष नहीं जा सकते. क्या 5 समिति का पालन और 3 गुप्ति. मन वचन काय की अगर इतना भी आपको ज्ञान है शिव मुनि का भी नहीं था उसमें बजा हाँ. तो भी आप मोक्ष के हकदार हो. सही बात है. बाकी जितना सूत्र का ज्ञान भंडार पढ़ोगे वो कभी अथाग है. श्रुत केवली यानी पूरा जानते हैं लेकिन श्रुत केवली का एक नियम है वो
उसी भाव से मोक्ष जाए ये गारंटी नहीं। नहीं है। माता जी आपकी वजह से सीखा हूँ, मैं तो कुछ नहीं 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 नहीं, सबका अपना अपना है और सबसे सीखना ही चाहिए। नहीं। हाँ, गुणी ज्ञान का भाव रहे बस। कितनी मजा आई। आज तक किसी ने नहीं बताया था, આપણે તો આમ હાથથી આમ કરવા બેસીએ। महाराज जी आज की तारीख में गुजराती मीडियम पढ़ते इंग्लिश मीडियम पढ़ते ना तो होगा वो छिल्ला पंचम अक्षर बताते नहीं है। नहीं बताते, मुझे भी दीक्षा के बाद पता चला। इसका उच्चारण कैसा करना अब इसमें से बैठे हुए कम से कम 8 आदमी को नहीं आएगा बोलो। जैसे पंप का उच्चारण म का करा जाता है, हाँ, ये और आवड़े कंठ છે। का उच्चारण अंगा करा जाता है। हाँ, जैसे क वर्ग च वर्ग हाँ, में। चौवर के डबल। अभी ये मालूम नहीं कि किसका उच्चारण कहाँ है, ये तो फिर भी पढ़ा जाएगा या रा ला वा सा सा हा, इसका उच्चारण नहीं आएगा। जब आपका बेजिक ही कमजोर है तो आप आगे जाके क्या पढ़ोगे। सही बात है। ये व्याकरण का नॉलेज होना ही चाहिए, बेसिक तो होना चाहिए। बेजिक बेजिक कुछ नहीं, गुणाकार आना चाहिए, 1 से 10 तक के पहाड़े आने चाहिए। माता जी कोई भी पहाड़ा बोला आपको मैं पहाड़ा बता सकता हूँ, भले आप 75 या 77 का पहाड़ा बोलेगा तो भी मुंह पे काउंट हो जाएगा। पहाड़ा जिसको अपन बोलते हैं हाँ, गड़ियों। सैलरी 7 और 76 का पहाड़ा करना है तो हाँ 36 36 एक साइड में लग गयो तो 6 7 45 तो 45 का भी मिल गया 436 यानी 4 5 6 इसका जवाब आया 456। पहला तो अपन गोखू पढ़ते थे तो 12 घोड़े 13 घोड़े 14 घोड़े। हाँ, तो मैं तो 30 સુધી તો ગોખ્યા તમે। नहीं, अब तो खाली 1 से 9 तक ही गिनाने का। अच्छा। और बाकी मेरी मेथड बताने की। सही बात। चलो अब कल करेंगे। हाँ दूसरे टेक पे चले गए। कोई बात नहीं, ये सब काम ही आता है। अब कल करेंगे 9। माता जी इसमें एक सिद्धांत की बात पूछनी थी। जैसे किसी कर्म की विच्युति तो पहले हो जाती है, उदय उसका बाद में हो रहा है, सत विच्युति पहले हो जा रही है, तो क्या है सिद्धांत में उसमें कोई लॉजिक है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, नरक गति की विच्युति पहले अपने स्थान में हो जाती है, बरोबर है। विच्युति हाँ हाँ। उदय इसका 14वें स्थान में चला जाएगा, और जो इसकी सत्य विच्युति है वो 9वें स्थान में जा रही है, 9वें गुणकाम के दूसरे भाग में जाती है। तो ऐसा क्यों, जबकि 9वें क्या नरक गति वाला 9वें गुण स्थान का क्या सत्य विच्युति कैसे घटित करें इसको। अब माँ हमको परिभाषा क्या बता रही है, आपने बंद बांधा और जब तक उदय नहीं आ रहा है उसको पीछे बोलते हैं सत्य विच्युति। स्टॉक में यानी सत्ता में पड़ा हुआ है, सत्ता में पड़ा है। आज हमने नरक गति का वो बांध लिया, पर आज हमारी सत्ता में हो गई, अब इसका उदय तो नरकाई में आने वाला है, तो बीच में सत्य विच्युति रखनी चाहिए ना, इधर विच्युति क्यों रखी। એટલે 9મા ગુણસરણ તો કંઈ મતલબ જ નથી નરકથી। 9वें गुणस्थान में उसकी सत्य विच्युति हो रही है। सत्य विच्युति का मतलब है कि वहां तक उसका सत्य है, और शुरुआत के गुण स्थान का जो पहला समय रहेगा वहां तक है, और अंत में विच्युति होती है। जब वो 9वें से 10वें गुण स्थान में जाएगा तब तो वो 9वें के अंत में सत्य विच्युति का मतलब क्या, उस कर्म की प्रकृति का नाश हो रहा है। નાશ हो रहा है। આપણે દર્શન મોહિની કરીને 70 કોળાફોડી સાગરની આજુ બાંધી સ્થિતિ બાંધી એ તમારે કેવી રીતે ઘટિત થશે, તો સત્તામાં રહેવાનું છે ને। आसाता वेदने के छठे में धर्म विच्युति हो जाती है, और जारी उदय और सत्य विच्युति 13वें गुण स्थान में हो रही, 14वें गुण स्थान में हो रही। सही बात। इसलिए नहीं होगा जब तक आपकी क्या नाम परिणाम वो विच्युति नहीं होगी। घातिया कर्म नष्ट नहीं होगी तब तक आपकी विच्युति। तीर्थंकर प्रकृति का बंध 8वें से चौथे से 8वें गुण स्थान में हो रहा है। तो बंद हुआ था भी हाँ तो बंद हुआ, और उदय आपका 13वें गुण स्थान में हो रहा है, विच्युति भी आपकी 13वें गुण स्थान में होगी। तो बहुत सारा उसमें दिया है कि किसकी यानी बंद उदय विच्युति पहले होती है, यानी सत्य बाद में हो रहा है, किसी का सत्य पहले हो रहा है। आरती देखो 7वें 8वें में बंद हो रहा है, और उदय आ रहा है तुम्हारा 6ठे में। आरती का हाँ, छठे में बंद हो रहा है 7वें में। 7वें 8वें के भी 6ठे भाग में, और उधर तुम्हारे 6ठे में आ रहा है।
એટલે એક્સેપ્ટ કરવાવાળી વાત છે दिमाग खराब સિદ્ધાંત होता है, नहीं पढ़ना है। पढ़ते रहते हैं ना, ये रख दिया मेरे को नहीं पढ़ना है। फिर भी पढ़ते हैं, हैं? फिर भी पढ़ते हैं। वो माता जो क्या जहाज में एक तोता बैठा था, अब वो उड़ता उड़ के है जाएगा चला तो जाओ, जाएगा है। वो उड़ उड़ के आता कहाँ जाएगा, वो भी मेरे ऐसी हालत मेरी है। तो अच्छा है ना, वो अच्छा है ना कि जहाज में ही आता है। हाँ, कारण का क्षेत्र है, कहीं बाहर जाने का नहीं है। किसी के साथ बोला चाह रहे हो जिससे तो कुछ पढ़ने की पुस्तक ज्ञान आएगा। तो आज सुबह सभी चित्ते के लिए सामयिक में बैठा, ये समझ में नहीं आया कि नौवें गुण स्थान में है, यानी वो क्यों उसकी नरक गति की विच्छित्ति हो रही है। नरक गति तिर्यक गति दोनों की सत्य विच्छित्ति नौवें गुण स्थान में हो रही है, और मनुष्य देव की 14वें गुण स्थान में। वो तो केवल मनुष्य का तो पर समझ पड़ा में, है। हाँ तो ये हमारी मनुष्य गति उदय में है, तो वहाँ कौन सी गति उदय में है? क्या नौवें गुण स्थान वाला 8वें सम श्रेणी चढ़ रहे हैं? जैसे कि वो है ना श्रेणी चरित नरक में गया ना, कौन? श्रेणी श्रेणी चरित बस नहीं, राजा श्रेणी श्रेणी चढ़ के कोई नरक में नहीं गए। नरक आप उपसम श्रेणी से रिटर्न आपके सरल मिथ्या में आगे आप जा सकते हो। छपक वाला तो यहाँ तो विच्छिन्न बता रहे हैं ना, और विच्छिन्न बता रहे सब जिसका मतलब ऐसा हुआ कि आप कर्मों का नाश कर रहे हो। तो क्या 8वें 9वें गुण स्थान वाला भी क्या घटित ये करने का ऑप्शन श्रेणी के लिए बोल रहा है? जैसे वो नरक से आएगी, हाँ, वहाँ पद में जो है, फिर वो तो नरक की विच्छित्ति होगी कि नहीं फिर उनकी? ये तो नरक गति की विच्छिन्न बता रहे हैं ना, तो वहाँ कौन सा सुधर? नरक में 5वां गुण से 4वां गुण स्थान से ज्यादा है ही नहीं। ये वो ऐसा कह रहे हैं कि 9वें गुणस्थान में क्या जरूर पड़ी थी। विच्छित्ति वहाँ तक ले जाने की। हाँ सत्व विच्युति वहाँ तक स्टॉक में, यानी ये तो उदयमय आगर क्या આવવાની કંઈ નથી देव થવાનું वायु 7वें गुण स्थान में बंद हो रही है। बस। और कुछ उसकी कुछ जो जगह क्या- ऐसा आ जाता पर होगा, ऐसा क्यों? कुछ जगह आता होगा कि वो 9 तक गए हो गए, बाद में शायद वो शुद्धि के परिणाम गिर हो गए, तो शायद नरक तक पहुँचे होंगे। कल हमने आपको उदाहरण नहीं दिया था कि जैसे उपसम श्रेणी चढ़ने वाले का ध्रुवबंदी और ध्रुवबंदी का मेरा सवाल था। निरंतर बंदी, हाँ, नहीं निरंतर अलग है। ध्रुव बंदी अध्रुव बंदी और निरंतर ध्रुवबंदी तो ऐसा होता है कि जो तुमने जब से जन्म लिया है तब से वो Every निरंतर day. बनती रहेगी। अगर कोई उपसम श्रेणी वाला चढ़ रहा है तो 10वें गुण स्थान तक उसका उच्च कोटि का बंद होता है, यानी पहले से लेके 10वें तक कभी भी इसका बंद नहीं होता है, यानी निरंतर चालू का चालू रहता है। अब वो 11वें गुण स्थान में गया तो वहाँ 11वें गुण स्थान में कोई भी बंद नहीं है, क्योंकि छपक श्रेणी वाले का जो वितराग है वही उपसम श्रेणी वाले के 11वें गुण स्थान का है। फर्क इतना है कि वो नाश कर रहा है और ये अपने सभी कर्म की 21 प्रकृति को दबा रहा है। छपक वाले ने मोहिनी कर्म की जितनी थी 28 का पहले अब नाश कर दिया। उपसम श्रेणी वाले में 21 प्रकृति बचती है, उपसम वाला 21 को दबा रहा है, छपक वाले ने 21 का नाश कर रहा है। दोनों में जो परिणामों में विशुद्धि है एक जैसी है, रत्ती मात्र फर्क नहीं है। अब फर्क क्या होता है, जब वो 11वें से वापिस आ रहा है तो उसका उच्च कोटि का अनुत्कृष्ट पद बन रहा है, तो पहले रुक गई, जो बंद बंद रहा तो वो रुक गया, 10वें तक अध्रुव हुआ, और जब वो 11वें से वापिस 10वें में आया उसको बोलते हैं अध्रुवबंदी। समझ में तो उसका होता है यार ऐसा समय में बैठो ना तो पता भी नहीं पड़ता कि टाइम कहाँ निकल गया मेरा। 11वीं की अपेक्षा और बोलते हैं जो जो खोजा त्यों त्यों बढ़े। पाई। જે યે ખોયા ત્યો પાઈ। તમે લખી રાખો આ પ્રશ્ન કે આવું કેમ, हाँ ये तो पर सर? छेले पे तो सिद्धांत है। એટલે બધા એ જ કહેવાના, બીજાએ શું કરે? એટલે લાસ્ટમાં એ જ આન્સર આવશે કે हाँ, સિદ્ધાંત છે। सिद्धांत है और सिद्धांत बदला नहीं जाता है। देखो 2 और 2 4, मेरे पिताजी के पिताजी पढ़े जब भी 2 और 2 4 होते हैं, मेरे छोकरी की छोकरी पढ़ेगी जब भी 2 और 2 4 होते हैं, बोलते हैं सिद्धांत। ये सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। और ऐसे अपने जीवन में को बहुत सारे सिद्धांत हैं। બધું છે જ ને।
पर अच्छा है अंकल, रोज कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, नहीं नहीं यानी मस्त लेके आते हैं। શ્રેણિક રાજા પણ છે ને મારી હાલત કેવી છે ઓલા ગધેડા ઉપર જ્ઞાનની પુસ્તકો મૂક્યું હોય તો ગધેડા મને કોઈ કામ નહીં જ્ઞાન ત્યારે પણ કામ નહીં છે જ્યારે તે ચારિત્રના સાથે ઉપયોગ હોય તો બાકી જ્ઞાન તો રાવણ જોડે પણ હતું क्या करना अब है अब क्या करना हमारा नहीं उसका ये आचरण करना कि हाँ मेरे पास जितना ज्ञान आ रहा है लोगों को बताने के लिए मैं अपने लिए करूँगा तो नहीं। मेरा जीवन सार्थक है पर दूसरे को बताने में मान कसा की पुष्टि होती होगी तो आपको बताओ ना, बताओ कि जितने आपको ज्ञान देता है हाँ ये देखो ज्ञान जितना भी आपको बताओ शेयर करते जाओगे उतना आपका ज्ञान था सामने वालों को आवे नहीं आवे मेरा रिलीजन हो क्या सब- माता जी ने अपन को बताया कि इतने मिले इतने मिले इतने मिले हमारे समझ में नहीं आता माता जी का रिलीजन हो गया उनका पक्का हो गया એવું છે